हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आई क्वेश्चन 2 के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 1 में आई कैसे इनिट को पढ़ा, पार्ट 2 के अंदर हमने आई ऑथ को पढ़ा और पार्ट 3 के अंदर हम क्रीड चार्ट जैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस, डीपीडी और भी काफ़ी कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आई क्वेश्चन 2 पार्ट 3। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम वही बेसिक क्रीड चार्ट जैसे हम उसके बारे में थोड़ा देखेंगे क्या चीज़ है ये। उसके बाद हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम रीकीइंग बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका यूज़ क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत होती है। उसके बाद हम एक आई क्वेश्चन 2 का वाईशार का पीकैप देखेंगे और उसके बारे में हम कुछ चीज़ें सीखेंगे जो आपका डे टू डे वर्क में काम आएंगी। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस बजाएंगे, इनके क्या पर्पज़ होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे नोटिफाई पेलोड पे। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का ही पार्ट है ये। डिलीटिंग सिक्योरिटी सेशन, ये जो रीक कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड है, कैसे है हम आगे बात करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में होगा कॉन्फ़िगरेशन पेलोड एक्सचेंज और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे डेड पेयर डिटेक्शन को। तो ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रीड चार्ट जैसे कि जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि क्रीड चार्ट ऐसे का यूज़ क्या होता है। देखिए, अगर आपने इस आई क्वेश्चन 2 का जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था, अगर वो आपने देखा हो तो आपको आइडिया होगा कि जब भी इनिशियल एक्सचेंज हो जाता है तो उसके बाद 1 पेयर ऑफ IPsec एसेज ऑलरेडी क्रिएट होता है, एक पेयर। तो वो हमें ऑलरेडी मिल जाता है। हमें क्रिएट चाइल्ड ऐसे की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें उस 1 पेयर से हमारा काम नहीं चल पाता और हमको एडिशनल IPsec एसेज की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से क्रिएट चाइल्ड ऐसे को एक ऑप्शनल में रखा जाता है। इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन रखा जाता है, क्रिएट चाइल्ड ऐसे कोई ऑप्शन रखा जाता है। सिर्फ आई कैसे इनिट और आई ऑथ को मैंडेटरी में रखा जाता है कि हाँ ये तो चाहिए ही चाहिए। तो पहला यूज तो आपने यहाँ से देख लिया कि जब भी हमें एडिशनल IPsec एसे की जरूरत पड़ेगी, वो जो एक पेयर बना था उसके अलावा, तब हम क्रिएट चाइल्ड ऐसे का यूज करेंगे। जब हम बोलते हैं कि ये क्रिएट चाइल्ड ऐसे एडिशनल IPsec एसे बना देगा, इसका मतलब ये होता है कि एडिशनल IPsec एसे बनाने के लिए जो जो चाहिए होगा वो एक क्रिएट चाइल्ड ऐसे प्रोवाइड करेगा। अब क्या चाहिए होता है, सबसे पहले वही सिक्योरिटी सेशन पेलोड यानी कि एसए पेलोड, जिसके अंदर सारे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम जाएंगे जो हम एन्क्रिप्शन, हैशिंग इन सब की बात कर रहे थे, वो सारी इंफॉर्मेशन जाएगी एसए पेलोड के अंदर। तो वो भी यही क्रिएट चाइल्ड ऐसे देगा हमको। इसी के साथ ही नॉन्स जाएंगे। नॉन्स का पर्पज आपने आई वर्जन पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा, या आई वर्जन 2 में भी। तो वहाँ पे नॉन्सेस जो होते हैं रेंडमनेस ऐड करने के लिए होते हैं। वो सारा इंपॉर्टेंस मैंने वहाँ पे समझा रखा है, आप चाहें तो इसी वाई वर्जन 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। उसके अलावा ट्रैफिक सिलेक्टर्स जाते हैं। ट्रैफिक सिलेक्टर का पर्पस क्या हो गया, वो बताता है कि कौन सा ट्रैफिक प्रोटेक्ट करना है, उसके हिसाब से एक्शन लिया जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जो नया IPsec ऐसे बनाने के काम आती हैं। ये सारी क्रिएट चाइल्ड ऐसे की जिम्मेदारी है, वो ये सब देता है ताकि नया IPsec ऐसे बन सके। इसी के साथ ही अगर मान लीजिए नया डिफी-हेलमन पब्लिक वैल्यूज का एक्सचेंज करना हो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, देखो पीछे से तो आ ही रही है वो, क्योंकि जब आई का सेनेट हुआ था, आई कॉथ हुआ था, तो पीछे से तो डिफी-हेलमन पब्लिक कीज वहाँ पे यूज हुई थी, तो उनकी वजह से एक सिक्योरिटी लेयर तो है ही है। लेकिन बाई चांस अगर किसी को एडिशनल डिफी-हेलमन पब्लिक कीज की सिक्योरिटी चाहिए तो वो भी ले सकता है। उससे क्या होगा, फ्रेश की मटेरियल जनरेट होगा, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए IPsec को। उसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं परफेक्ट फॉरवर्ड सिक्रेसी यानी कि PFS, अगर हम दोबारा डिफी-हेलमन पब्लिक वैल्यूज का यूज करते हैं। इसी के साथ ही जब हम रीकी की बात करते हैं तो रीकी का मतलब ये समझिए कि जैसे मान लीजिए हम रीकी कर रहे हैं IPsec एसे को, तो IPsec एसे को रीकी करने का मतलब ये हुआ कि जो पुराना वाला IPsec एसे था वो एक्सपायर होने वाला है और उसके एक्सपायर होने से पहले पहले हमको एक नया IPsec एसे बना के देना है जो कि इसकी पुराने वाले की जगह ले सके, ताकि हमारे काम में कोई रुकावट ना आए। ठीक इसी तरीके से जब हम रीकी करेंगे आई वर्जन 2 ऐसे की, तो इसका मतलब जो पुराना वाला आई वर्जन 2 है वो एक्सपायर होने वाला है, उसकी जगह लेनी है, और ताकि कोई गैप ना हो, ताकि कोई नेटवर्क डाउन सिचुएशन वगैरह ना हो। और पहले वाला जो पुराना वाला जो ऐसे है, चाहे IPsec ऐसे है चाहे आई वर्जन 2 ऐसे है, उसके डिलीट होने से पहले पहले ये जो नया वाला जो ऐसे होगा ये एक्टिव होना चाहिए, अप एंड रनिंग होना चाहिए, तभी पुराने वाले को डिलीट किया जाएगा। अदरवाइज नेटवर्क इश्यू हो जाएगा, कोई तो होना चाहिए संभालने के लिए। तो यही काम होता है। जब हम बोलते हैं कि पुराना वाला एक्सपायर हो जाएगा, उसका मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे IPsec सिक्योरिटी एसेशन होता है तो वो उसका एक्सपिरेशन रीजन क्या होता है। देखिए, इसकी एक लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है कि जैसे मान लीजिए मैक्सिमम ट्रैफिक जो था, जो भी इनके थ्रू ट्रांसफर होना था, अगर मैक्सिमम ट्रैफिक अगर वो लिमिट रीच कर गई,
मैक्सिमम ट्रैप की लिमिट रीच करने के बाद, या फिर हो सकता है कि उसका जो लाइफ टाइम होगा वो एक्सीड हो गया। भाई लाइफ टाइम भी तो सेट करते हैं हम कि उतने टाइम तक ये हमारा चलेगा, ये ऐसे इतने टाइम तक ये सब चीज़ चलेंगी। जब वो एक्सीड होने वाला होगा या हो चुका होगा तब हमें इसको दोबारा बनाना पड़ेगा, उसे एक्सपायर्ड स्टेट में मान लिया जाता है। तब हमको रीकी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि नया बनाना है, हमें पुराने को रिप्लेस करना है। जब भी हम रीकी की बात करेंगे तो एक नोटिफाई पेलोड भेजा जाएगा, जो कि होगा इस तरह लिखा होगा, रीकी और SA, इस तरह का नोटिफाई पेलोड होगा। ये रीड चाइल्ड एक्सचेंज के अंदर ही जाता है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई अब रिप्लेसमेंट की बारी आ गई है। अभी जो रीड चाइल्ड ऐसे के अंदर ये रिकी वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें और भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है वो यहाँ पे हम देखते हैं। रिकी कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, क्यों हमें जरूरत पड़ती है, किस तरह हमें पता चलता है, कैसा नोटिफाई पेलोड होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ भाई रिकी होगा, रिकी होने से हमें क्या मिलता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई। अब कुछ और भी आपको जानना चाहिए, वो क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका पैकेट कैप्चर है। अब हमने थियोरेटिकली कह दिया कि भाई रीकी करना चाहिए, रीकी करना चाहिए, ग्रेड चाइल्ड ऐसे के अंदर ये होगा। पर भाई आप ध्यान से देखो तो सही, है कहाँ पर, ये तो एनक्रिप्टेड डेटा है। अब यहाँ तो हमें कुछ दिखा नहीं, हमने क्रिएट चाइल्ड ऐसे किया, यहाँ पे हमें ये दिख गया कि क्रिएट चाइल्ड ऐसे हमारा हो रहा है। अब यहाँ पर नीचे गए तो बाकी सब कुछ एनक्रिप्टेड है, सब गायब। अब हम कैसे देखेंगे, हमने पीकैप मान लो ले लिया, जैसे ये पीकैप ले रखा है, ये हमने ले लिया। अब प्रॉब्लम आती है कि एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करा कैसे जाए, हम रीकी के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन लें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई हमें पता भी तो चलना चाहिए ना कि रीकी हो रहा है, वो पैकेट कैप्चर में दिखना भी चाहिए। तो यानी कि इस वाले पोर्शन को डिक्रिप्ट कैसे करा जाएगा, ये भी बड़ा चैलेंज है। खुद सोचिए, आपने पैकेट कैप्चर ले लिया, जैसे तैसे करके कस्टमर ने पैकेट कैप्चर आपको पकड़ा दिया, आपने पैकेट कैप्चर खोल के देखा और यहाँ पे आपको बॉटम में दिख गया कि भाई ये एनक्रिप्टेड डेटा है। अब कस्टमर आपको पूछता रहेगा, हाय एनी अपडेट, एनी अपडेट। रोज वो जैसे होता है ना, चिड़िया अपनी चोंच मारती रहती है, ठीक वैसे ही करके आपके सर पे वो मारता रहेगा तोड़े की तरह कि भाई अपडेट दो, अपडेट दो। अब एनक्रिप्टेड डेटा है, ठीक है। अब अगर कस्टमर से दोबारा कहेंगे भाई फिर से वाई शायद पीकैप दे, वो एस्केलेट करने के लिए बोल देगा केस को, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम। अब करा क्या जाए। ये एनक्रिप्टेड डेटा है, इसको हम डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, दोबारा से पैकेट कैप्चर लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जब कभी भी एक आपके लिए एक सजेशन है, जब कभी भी आप पैकेट कैप्चर लेते हैं तो उसी टाइम पर अपने डीबग लॉग्स भी ले लीजिए। वो डीबग लॉग्स बड़े काम आते हैं। कैसे काम आते हैं मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा स्लाइड्स पे समझा देता हूँ कि क्या क्या करना है, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। काफ़ी थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे आप, और वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको उस एनक्रिप्टेड को डिक्रिप्ट करना होगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वायरशार्क की प्रेफरेंसेस में जाएंगे। प्रेफरेंसेस में जाकर वो डिक्रिप्शन टेबल, जो भी IK वर्जन 1 या IK वर्जन 2 आप चाहते हैं, उसमें डिक्रिप्शन टेबल को जाके एडिट कर देंगे। जब आप एडिट करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस तरह का यहाँ पे फील्ड दिखेगा, उसके अंदर कुछ वैल्यूज होंगी, जैसे इनिशिएटर SPI हो गया, रिस्पॉन्डर SPI हो गया, SKEI SKER, ये सारी वैल्यूज बड़े आराम से आपको मिल जाती हैं आपके पास अगर लॉग्स हैं तो। अगर आपने उसी टाइम पर वर्बोज लॉग या डीबग लॉग्स वगैरह कलेक्ट किए हैं तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बड़े आराम से मिल जाएगी। जैसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप फिल करेंगे और ओके करते ही डन, डिक्रिप्शन टेबल आपका रेडी है। अब यही यूज होगा उस इंक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए। ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं वो ये सब हैं जो आपको नीचे दिख रही होंगी। अब ये सारी वैल्यूज कहाँ से मिली वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है लॉग्स जो डीबग लॉग्स लिए थे उस टाइम पे जब हम इशू रिक्रिएट कर रहे थे इसको। तो अब इस डीबग लॉग में देखिए, आप बड़े आराम से आपको ये सारी वैल्यूज दिख रही होंगी। देखिए आप राइट साइड में देखिए, ये SPII यानी कि इनिशिएटर साइड का जो SPI वैल्यू है ये आपको मिल जाएगा। आपको अगर ध्यान हो, आपने मेरी IK वर्जन 2 की पुरानी वीडियोस या IK वर्जन 1 की वीडियोस भी अगर देखी हो तो आपको पता होगा जो इनिशिएटर SPI या इनिशिएटर कुकी है उसकी वैल्यू ये है। ये वाली वैल्यू आपको पैकेट कैप्चर के सबसे ऊपर दिख जाएगी, जिसे हम बोलेंगे इनिशिएटर कुकी वैल्यू, इनिशिएटर कुकी वैल्यू ये वाली, या रिस्पॉन्डर इनिशिएटर SPI। और ये रिस्पॉन्डर SPI या रिस्पॉन्डर कुकी किसी भी तरीके से आपको मिल सकती है। ये दोनों चीज वहां से आपको मिल गई, ये तो पैकेट कैप्चर में आपको साफ साफ दिख जाएंगे, आप सीधा कॉपी करोगे, इन्हें फिल कर दोगे उस जगह पे। बाकी सब चीजें जो है SKAI SKAR SKEI SKER ये सब कैसे मिलती हैं, आप सीधा यहाँ पे राइट साइड देखिए, आप बस अपना जो डीबग लॉग है उसको आपने खोला, डीबग लॉग में खोल के आपने कंट्रोल F किया, कंट्रोल F में आपको जो जो वैल्यूज चाहिए वो आप अंदर टाइप करते गए, टाइप करते ही वो आपको हाईलाइट हो जाएगी यहाँ पे
और हाईलाइट होके आप क्या करेंगे, उस चीज़ की कॉपी कर लेंगे। अब जैसे देखिए SKAI की हम बात कर रहे हैं, तो ये देखिए 55 4F BF 5A 05 B7। अब SKI की देखिए आप 55 4F BF 5A 05 B7, ये सारी वैल्यू आपको यहाँ मिल गई। ठीक है, ये भी आपने वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर ली। इसी तरह यहाँ पर SKAR हो गई, SKEI हो गई, SKE, जो भी कुछ वैल्यूज आपको चाहिए होंगी वो सब आपके डीबग लॉग्स में बड़े आराम से आपको मिल जाती हैं। आपको वहां से कॉपी करना है, वायरशार्क के डिक्रिप्शन टेबल में जाना है और आपको वहां पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद जब आप एंटर कर देंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन मिलेगी। जब पहले हमारी बात जो अटक रही थी वो सिर्फ यहाँ तक अटक रही थी, एनक्रिप्टेड डेटा तक। जैसे ही आप वो सारी वैल्यूज एंटर कर देंगे आपको ये डेटा डिक्रिप्टेड फॉर्म में यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको वायरशार्क में समझा दूं कि कहाँ कहाँ पर है। ऑल आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी देखिए, जब हम वायरशार्क में देखने की कोशिश करते हैं तो वायरशार्क में देखिए ये है हमारा क्रिएट चाइल्ड एसे। अब इस क्रिएट चाइल्ड एसे के अंदर ये इनिशिएटर रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्डर रिक्वेस्ट है। इनिशिएटर रिक्वेस्ट में जब हम यहाँ पे गए तो ये देखिए आपको इनिशिएटर एसपीआई, रिस्पॉन्डर एसपीआई मिल रही है। यही दोनों वैल्यूज आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे। सीधा ये यहाँ से कॉपी करी, वहाँ पेस्ट करी। उसके अलावा जो बाकी सारी हैं वो आपको लॉग से दिख जाएंगी। फिट कहाँ पर करनी है वैल्यूज, आप एडिट में गए, यहाँ पे आप प्रेफरेंसेस में गए, प्रेफरेंसेस के अंदर आप प्रोटोकॉल्स में जाएंगे। प्रोटोकॉल्स में जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे आइज़ाकाम वो प्रोटोकॉल जो की एक्सचेंज काम आता है। आइज़ाकाम में आप जाएंगे, आपको अब दिखेगा IKE वर्जन 2 डिक्रिप्शन टेबल या IKE वर्जन 1 डिक्रिप्शन टेबल। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम IKE वर्जन 2 पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस मिलेंगी। आप इसमें यहाँ प्लस के साइन से एक नई एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनाई, अब वहाँ से जैसे ये इनिशिएटर एसपीआई हो गई, आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। इसी तरह रिस्पॉन्डर एसपीआई हो गई, वो यहाँ पेस्ट कर दीजिए। इसी तरह SKEIR और SKAR जो हमें लॉग्स में से मिली थी वो आप कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट करिए। ये इसी तरह ये बाकी वैल्यूज जब आप कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये डन। और जब आप करेंगे तो आपको जो सारा IKE चाइल्ड एसे वाला था वो सारा का सारा डिक्रिप्ट होकर दिख जाएगा। यहाँ पे एनक्रिप्टेड है, ये डिक्रिप्टेड फॉर्म में आ जाएगा जब सारी वैल्यूज आप पेस्ट कर देंगे। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इस एनक्रिप्टेड को कैसे हटाएंगे, यहाँ पे डिक्रिप्ट कैसे लाएंगे और रीकी कैसे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब हम रीकी की बात करते हैं तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब भी हम IKE वर्जन 2 का रीकी करते हैं, देखिए एकदम IPsec का रीकी कर रहे हैं, एक IKE वर्जन 2 का रीकी कर रहे हैं। जब हम IKE वर्जन 2 का रीकी की बात करते हैं तो ये जो सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं स्क्रीन पर, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है कि जब भी IKE वर्जन 2 का रीकी होगा तो उस टाइम पर जो इनिशिएटर रिस्पॉन्डर एसपीआईज होंगे उनकी न्यू सेट ऑफ वैल्यूज सप्लाई होंगी एसपीआई फील्ड के अंदर। जब भी ऐसे पेलोड्स और उनका प्रपोजल वगैरह भेजा जाएगा तो उसमें नई वैल्यूज होंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ट्रैफिक सिलेक्टर पेलोड जब IKE वर्जन 2 का हम ऐसे कर रहे हैं, देखिए पहले IKE वर्जन 2 का एसे होता है, उसके अंदर IPsec एसेज होते हैं। जब हम फिलहाल IKE वर्जन 2 का ही ऐसे कर रहे हैं, IPsec एसे की बात ही नहीं आई, तो इसी वजह से इस टाइम पर जब हम रीकी कर रहे हैं IKE वर्जन 2 के एसे को, तो उस टाइम पे ट्रैफिक सिलेक्टर पेलोड्स नहीं होंगे क्योंकि कुछ ट्रैफिक ही नहीं है सिलेक्ट करने को। भाई ट्रैफिक कहाँ से होगा, जब IPsec एसे आएगा, वो बन जाएगा, वो यूटिलाइज होगा, तब जाके हम कुछ ट्रैफिक सिलेक्ट करेंगे कि हाँ भाई इसको हमें प्रोटेक्ट करना है। अभी तो ऐसी कुछ बात है ही नहीं। अभी तो हम पेरेंट लेवल पे मतलब IKE वर्जन 2 एसे को रीकी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर, यहाँ पे ट्रैफिक सिलेक्टर पेलोड नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, थर्ड बात जो है, थर्ड बात, ये 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट है SK सीड के बारे में। अब SK सीड अगर आपने या तो IKE वर्जन 2 या IKE वर्जन 1 की मेरी कोई सी वीडियो उठा के देखी हो तो उसमें मैंने SK सीड को डेप्थ में समझाया हुआ है, तो आप चाहे देख सकते हैं। IKE वर्जन 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लीजिए, सब में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो SK सीड की जो अब देखिए हम रीकी कर रहे हैं, तो रीकी के बाद क्या होगा, एक नया IKE वर्जन 2 ऐसे क्रिएट होगा, करेक्ट। तो उस नए IKE वर्जन 2 के लिए जो SK सीड होगा वो कहाँ से डिराइव होगा, जो पुराना वाला IKE वर्जन 2 ऐसे था उसके अंदर SK_D वाली जो वैल्यू होगी वहां से डिराइव होगा। अगर आपको ध्यान हो, मैंने जब बताया था तो उसके अंदर जब SK सीड की 3 टाइप की वैल्यूज जनरेट होती हैं, SK_D, SK_E और SK_A। तो ये जो पहले वाली होती है SK_D, ये डिराइव करती है नया वाला जो IKE वर्जन 2 बनेगा उसके लिए वैल्यूज। ठीक है, तो ये नहीं कि SK_D के बेसिस पे जो नए वाले जो IKE वर्जन 2 का ऐसे बन रहा है उसकी वैल्यूज यहाँ से ली जाएंगी एग्जिस्टिंग वाले से। ठीक है, और उसके हिसाब से जो बाकी जो की मटेरियल जनरेट होगा
ACS के सीड वैल्यू के बेसिस पे होगा। ठीक है, दोनों पार्टीज ने अपना कर लिया, आइक वर्जन 2 का इसने भी रीकी कर लिया, उसने भी रीकी कर लिया, पूरा एक्सचेंज हो गया, क्रिएट चाइल्ड एक्सचेंज। उसके बाद एक नया आइक वर्जन 2 ऐसे क्रिएट हो जाएगा, उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या, जब नया आइक वर्जन 2 क्रिएट हो जाएगा तो हम सीधा जाके पुराने वाले को डिलीट नहीं मार देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पुराने वाले जो एग्जिस्टिंग आइक वर्जन 2 एसे था उसके अंदर जो ऑलरेडी चाइल्ड एसेस क्रिएटेड थे, तो हम उन चाइल्ड एसेस को पुराने वाले से उठाकर नए वाले में ट्रांसफर कर देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, उसको वेस्ट थोड़ी करना, उसका हम यूटिलाइज यहाँ पे करेंगे। उसके बाद जाकर हम ये जो पुराना वाला एग्जिस्टिंग है उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, हमने नया वाला बना दिया, उसके चाइल्ड एसेस भी ले लिए और नया इसकी सीड वगैरह भी हो गया, न्यू SPI वगैरह हो गया। इसका मतलब हमारे पास ऑल टोटल सारी इन्फॉर्मेशन हो गई जिसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए कि कैसे काम चलाना है। तो हम पुराने वाले को अब डिलीट कर देंगे। पुराना वाला डिलीट कैसे होगा, एक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज मैसेज भेजा जाएगा, वो कैसे होगा हम अगले पार्ट में समझते हैं। पर पुराना वाला जो डिलीट होगा वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज मैसेज के थ्रू होगा। ठीक है, लास्ट जो चीज है वो ये है कि जब आइक वर्जन 2 ऐसे रीकी होता है तो दोबारा से कोई ऑथेंटिकेशन प्रोसेस नहीं होता है। जो एक बार स्टार्टिंग में हो गया था, जब आइक इननेट और आइक ऑथ वाला जो प्रोसेस चल रहा था, वहां पर जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो गया था उसी के बेसिस पर ही यहाँ पर काम किया जाएगा। आइक वर्जन 2 ऐसे करने के लिए, को रीकी करने के लिए दोबारा से कोई ऑथेंटिकेशन यूज नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स भी आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात आई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बेसिकली वही इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के काम आता है। अब इन्फॉर्मेशन कैसी कैसी भाई, कुछ नोटिफाई भी कर सकता है, कुछ एरर आई होगी वो भी बता सकता है, कुछ अनसपोर्टेड चीज़ें गई हो वो भी बता सकता है। ठीक है, किसी तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भेजी गई हो या रिसीव करी गई हो वो भी बता सकता है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके अंदर बेसिकली कुछ तरह के पेलोड्स होते हैं जो होते ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि नोटिफिकेशन पेलोड होता है। अब नोटिफिकेशन पेलोड में वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि भाई आपने ये जो भेजा ये अनसपोर्टेड था, आपने ये जो आइक SPI भेजा ये इनवैलिड था, आपने जो सिंटेक्स भेजा ये इनवैलिड था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं नोटिफिकेशन पेलोड में, बताने को दूसरी पार्टी को कि भाई ये दिक्कत थी, आप इसको ठीक कर लो। ठीक है, दूसरा हो गया डिलीट पेलोड। अब डिलीट पेलोड के बेसिस पर ही वो जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे ना कि जब जो पुराना वाला जो एसे है, एग्जिस्टिंग एसे जिसको हमने रीकी किया है, जब उसको डिलीट करने की बारी आएगी तो वो डिलीट पेलोड जो होगा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के अंदर उसके बेसिस पे जाके वो डिलीट हो जाएगा, जब ये डिलीट पेलोड भेजा जाएगा। कैसे करा जाएगा ये हम आगे समझते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पेलोड के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स भेजे जाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है जो दोनों पार्टीज को चाहिए होती है। ये देखिए, जब हम नोटिफाई पेलोड की बात करते हैं तो कुछ इस तरह के वैल्यूज होती हैं। जो नोटिफाई पेलोड में जो फर्स्ट वाला पेलोड आप ये वाला देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस वाले पेलोड में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस तरह की मैसेज होती है। जैसे हमने बताया, कुछ अनसपोर्टेड क्रिटिकल पेलोड, इनवैलिड आईकेस, इनवैलिड वर्जन, इनवैलिड सिंटैक्स, इनवैलिड मैसेज आईडी, इनवैलिड SPI, बहुत कुछ होता है, इनवैलिड की एक्सचेंज पेलोड। तो ये सारे जो मैसेजेस होते हैं ये सारे एक तरह से जब हम ट्रबल शूटिंग करते हैं तो इस इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस ये जो होते हैं ये हमको ट्रबल शूटिंग के टाइम पे बड़ी हेल्प करते हैं। इसके बेसिस पे हम समझ पाते हैं कि हाँ भाई क्या कमी है, उसको कैसे ठीक करना है, तो एक डायरेक्शन मिल जाती है हमें ट्रबल शूटिंग को। इसलिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल हम सीख किस ले रहे हैं, ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझें, उसको ट्रबल शूट करें। ठीक है, तो इस तरह के नोटिफिकेशन पेलोड आएंगे। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, यानी कि देखो ये तो आपको पता चल गया, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में कुछ मैसेजेस भेजे जाते हैं दोनों पीयर्स के बीच में बताने के लिए क्या क्या चल रहा है। इनको बेसिकली कंट्रोल मैसेजेस बोलते हैं। जैसे आपने देखा कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में या तो नोटिफिकेशन पेलोड भेजा जा रहा है, डिलीट पेलोड या कॉन्फ़िगरेशन पेलोड, कुछ ना कुछ भेजा जा रहा है। एक इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन मतलब एक केस ऐसा भी है जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के अंदर कोई पेलोड नहीं भेजा जाता। ये तीनों आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी नहीं होता। ठीक है, वो कौन सा होता है, वो बेसिकली जो हम कीप अलाइव मैसेजेस भेजते हैं, यानी कि हमारा जो पीयर है वो अप है, एक्टिव है, वो पता करने के लिए। तो जो कीप अलाइव मैसेज होगा उसके अंदर इन तीनों में से कोई भी पेलोड नहीं जाएगा। ठीक है, जब हम डिलीट पेलोड की बात करते हैं तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, एक तो हमने रीकी कर रहे थे, जो एग्जिस्टिंग आइक वर्जन 2 एसे था या IPsec एसे था, हम उसको रीकी कर रहे थे। रीकी करने के बाद नया वाला क्रिएट हो गया, पुराने वाले को हम डिलीट कर रहे हैं, इसलिए इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के अंदर डिलीट पेलोड गया। देखो ये तो हो गया एकदम नॉर्मल सिनेरियो जिसके लिए डिलीट पेलोड बना है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कई बार एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हमें आइक वर्जन 2 एसे को डाउन करना पड़ जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने मैन्युअली क्लियर कर दिया आइक वर्जन 2 एसे को, ठीक है, उस पर्टिकुलर डिवाइस से, या फिर ये भी हो सकता है कि जो भी उसका करस्पॉन्डिंग टनल इंटरफेस हो उसी को शट डाउन कर दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटर ने शट डाउन कर दिया।
अब ऐसे केसेस में भी क्या होगा कि एक ट्रिगर करेगा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कि भाई डिलीट करो, ठीक है। तो डिलीट पेलोड भेजा जाएगा अगले दूसरे साइड वाले पेयर को कि भाई ये वाला सेशन डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये भी पॉसिबल है, रीकी के अलावा ये भी कंडीशन है जिसमें हमें डिलीट पेलोड भेजना पड़ जाता है, ठीक है। जब भी कोई आइक वर्जन 2 एसए को हम आइक एसए को हम डिलीट करते हैं, क्योंकि देखो जो आइक वर्जन 2 एसए है उसके अंदर एक सब पार्ट होता है ये चाइल्ड एसेज यानी कि आईपीसेक एसेज। इसका मतलब अगर हमने आइक वर्जन 2 एसए को डिलीट किया तो आप ये मानिए कि जो उसके अंदर जो चाइल्ड एसेज ऑलरेडी होंगी उन्हें भी डिलीट समझा जाएगा, वो भी डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसी वजह से हम थोड़ा सा कॉशन में रहते हैं, पहले देख लेते हैं क्या डिलीट करना है क्या नहीं डिलीट करना है। जब भी डिलीट पेलोड की बात आती है तो टू इंश्योर कि कोई गलती ना हो, और डिलीट पेलोड के अंदर ही वो एसपीआई बता दी जाती है कि जिसको डिलीट करना है कि भाई बी क्लियर ऑन दिस, कुछ और मत उड़ा देना, हमें सिर्फ इस वाली एसपीआई को डिलीट करना है। और जब भी कभी हमें मान लीजिए एक तो आइक वर्जन 2 एसए हमें एक ये डिलीट करना है और आईपीसेक एसए डिलीट करना है, तो इसके लिए हमें ऑल टोटल 6 मैसेजेस की जरूरत पड़ेगी। और 6 मैसेजेस कैसे, देखिए सबसे पहली बात, ये जो इंफॉर्मेशन मैसेजेस और हमारा पूरा फॉर्मेट चलता है ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पेयर में चलता है, यानी कि अगर रिक्वेस्ट किसी चीज़ की जाएगी तो उसका रिस्पॉन्स भी आएगा, यानी कि एक काम के लिए 2 मैसेजेस तो यहाँ पर हो गए। अब आप कुछ समझ रहे हैं 6 मैसेजेस कैसे होंगे, यानी कि अब देखिए आइक वर्जन 2 एसए को डिलीट करना है उससे पहले हमें आईपीसेक एससीज को डिलीट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि अगर हमने डायरेक्टली आइक वर्जन 2 एसए को उड़ा दिया तो ये वाले तो बिना देखे बेचारे उड़ जाएंगे। तो एक बार थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या उड़ाना है क्या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखिए जो ये आईपीसेक एसेज जो बनते हैं ये पेयर्स में बनते हैं। पेयर में कैसे, मतलब एक आउटबाउंड होगा तो एक इनबाउंड होगा, इस तरह के पेयर्स में बनते हैं, ठीक। तो जब भी हमें कभी रिमूव करना होता है तो दोनों को रिमूव करना होता है, पूरे पेयर को रिमूव करना होता है, ठीक है। जो भी कोई एंड पॉइंट होगा वो अपनी तरफ आने वाले, यानी कि जैसे ये एंड पॉइंट है तो ये किसको डिलीट करेगा, ये आउटगोइंग को डिलीट नहीं करेगा, ये इनकमिंग जो एस से होगा उसको जाके डिलीट करेगा। और दूसरा वाला जो पेयर होगा वो अपना जो इनकमिंग एस से होगा उसको जाके डिलीट कर देगा। तो दोनों इस तरह काम करते हैं, यानी कि अगर हमें एक आइक वर्जन 2 एसे और एक पेयर ऑफ आईपीसेक एसेज, क्योंकि पेयर में बनते हैं ना ये, तो एक पेयर ऑफ आईपीसेक एसे अगर डिलीट करना है तो हमें 6 पैकेट लगेंगे। 6 पैकेट कैसे, देखो एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला, यानी कि एक पेयर तो लग गया इनबाउंड जो आईपीसेक एसे था उसको डिलीट करने के लिए, ठीक है, एक पेयर गया यानी कि 2 मैसेजेस गए। दूसरा वाला जो डिलीट करेगा जो आउटबाउंड होगा उसको डिलीट कर देगा, एक पेयर वहां लग गया यानी कि 2 मैसेजेस और गए। जो तीसरा वाला जो होगा बचा जो एक पेयर, उस एक पेयर से हम फाइनली जाके आइक वर्जन 2 एसए को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि वहां पे भी एक पेयर लग गया, लगे ना टोटल 6 मैसेजेस। तो इस तरह करके डिलीट पेलोड भी है, अच्छा खासा है, छोटी चीज नहीं है। तो उसमें भी काफी क्वेश्चन देनी पड़ती है, पर ध्यान ये रखना पड़ता है कि जब भी हम डिलीट कर रहे हैं तो डायरेक्टली आइक वर्जन 2 एसए को जाकर डिलीट ना कर दें, उससे पहले जो चाइल्ड एसेज हैं आईपीसेक एसेज हैं उनको पहले डिलीट करें इनबाउंड आउटबाउंड करके। उस तरीके से ये एक प्रॉपर तरीका है डिलीशन का। एसपीआईज वगैरह वैल्यू होती ही जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उससे गलती नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन पेलोड एक्सचेंज। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन एक्सचेंज पेलोड में 2 तरह के हमारे पास साइड होती हैं, जैसे हम बोलते हैं ना एक क्लाइंट हो गया एक सर्वर हो गया। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पेलोड में एक क्लाइंट और एक सर्वर, लेकिन इनके नाम कुछ अलग होते हैं। जैसे क्लाइंट है इसको हम बोलते हैं IRAC, और ये सर्वर होता है इसका हम बोलते हैं IRAS। अब आपको याद तो ऐसे रहेगा नहीं, ठीक है, याद कैसे है, देखो ये जो क्लाइंट है यहाँ पे आपको दिख रहा है IRAC, IRAC मतलब IPsec रिमोट एक्सेस क्लाइंट। इसी तरह ये वाला जो है IPsec रिमोट एक्सेस सर्वर, ठीक है। तो ये 2 पार्टीज हो गई IRAC और IRAS। अब इन दोनों पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन चलता है। अब मान लीजिए इस वाली पार्टी को, जैसे क्लाइंट है, इसको कुछ रिक्वेस्ट करना है सर्वर से, तो ये क्या करेगा, ये यहां से भेजेगा ये वाला मैसेज जो आपको दिख रहा है ना, कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट, ये CFG रिक्वेस्ट। अब मान लीजिए जैसे क्लाइंट को अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट करनी हो यानी कि सर्वर साइड से, तो वो क्या करेगा, ये CFG रिक्वेस्ट करके वहां भेज देगा उस साइड पे कि हाँ भाई मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स चाहिए, आपको भेज दो। जब वो भेज देगा सर्वर तो अपनी तरफ से वो क्या करेगा,
CFG रिप्लाई यानी कॉन्फिग रिप्लाई मैंने भेज दिया है, ठीक है। अब वो देख लो, अगर इसी जगह पे अगर मान लो सर्वर को, देखो ये तो हम कर रहे थे क्लाइंट साइड से बात की, उसको कुछ चाहिए था कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसी तरह एक पार्टी को दूसरी साइट पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन भेजनी है अपनी तरफ से, मतलब वो इनिशिएट कर रहा है कि मैं भेज रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि वो कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर भेज सकता है iCoreGen2 डिवाइस जो होगा, और उसके लिए उसे क्या है कॉन्फ़िग सेट पेलोड, यानी कि ये जो CFG पेलोड आपको दिख रहा है ये है, यानी कि भेज दी मैंने। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला कॉन्फ़िग रिक्वेस्ट है उसमें तो एक पार्टी रिक्वेस्ट कर रही है, तब जाके CFG रिक्वेस्ट और CFG रिप्लाई चलता है। इस वाली में दूसरी पार्टी को, जो भी कोई पार्टी है उसको लगा कि जरूरत है भेजने की, उसने भेज दिया, उसने कॉन्फ़िग सेट पेलोड के अंदर भेजा, जब चला गया दूसरी पार्टी के पास कि भाई हाँ कि ये पैरामीटर्स आ गए हैं, तो जो दूसरी पार्टी है वो जब उन पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करेगी, कोई ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे पैरामीटर एक्सेप्ट करें, तो वो क्या करेगी कुछ पैरामीटर्स उसमें से एक्सेप्ट कर लिए, तो उसके बदले में वो CFG ACK भेजेगी, यानी कि मैंने पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब कौन कौन से एक्सेप्ट किए हैं ये CFG ACK मैसेज के अंदर हैं, वहाँ से देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन ACK ये एक्सेप्ट कर लिए। जो कॉन्फ़िगरेशन पेलोड होगा वो हमेशा ऐसे पेलोड से पहले भेजा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसी के बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन पेलोड जब भी हम iCoreGen2 SC की बात करते हैं उस टाइम पे ऐसे पेलोड से पहले भेजा जाता है। अब बात करते हैं हम डेड पीरियड डिटेक्शन यानी कि DPD की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने अपनी iCoreGen1 और iCoreGen2 की वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। DPD मतलब एक तरह का कीप अलाइव मैसेज, इससे पहले कीप अलाइव ही होता था, उसके बाद इसका नाम डेड पीरियड डिटेक्शन रख दिया गया, थोड़ा सुनने में अच्छा सा लगता है, स्टैंडर्ड टाइप का। तो बेसिकली होता क्या है, एक लाइवनेस चेक है, यानी कि अगर हमें पता करना है कि जो दूसरी पार्टी है, दूसरा जो पीयर है वो अप है, रनिंग है, तो उसके लिए ये DPD मैसेज होता है, कीप अलाइव मैसेज होता है। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम में ये ट्रैफिक आना चाहिए दूसरे पीयर से, यानी कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह, कुछ रिस्पॉन्स वगैरह आना चाहिए, तो ठीक है, नहीं आया तो वो ही इज कंसिडर्ड एज डेड। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या होता है कि लाइवनेस चेक कर दी जाता है। चेक कैसे करते हैं, उसमें एक इन्फॉर्मेशन पेलोड भेजा जाता है, यहाँ भी इन्फॉर्मेशन पेलोड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो आप देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह ऑलमोस्ट इसकी जरूरत पड़ती है। तो एक इन्फॉर्मेशन पेलोड भेजा जाता है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन पेलोड की खास बात क्या होती है कि वो ब्लैंक होता है। जैसे कि इन्फॉर्मेशन पेलोड के अंदर नोटिफिकेशन पेलोड होता है, डिलीट पेलोड होता है, कॉन्फ़िगरेशन पेलोड होता है, वो सब होता है, लेकिन जब हम कीप अलाइव मैसेज की बात करते हैं, DPD की बात करते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन मैसेज भेजा जाता है वो ब्लैंक होता है, लेकिन एनक्रिप्टेड होता है। एनक्रिप्टेड क्यों, क्योंकि उससे पहले आइक ऐसे इनिट और आइक ऑथ हो चुका है, तो इसीलिए वो वाला मैसेज एनक्रिप्टेड भेजा जाता है, ठीक है। तो इस ब्लैंक बट एनक्रिप्टेड मैसेज की रिसीप्ट के बाद जो दूसरा वाला पीयर होता है उसको ये भी तो बताना कि हाँ भाई हम जिंदा हैं, बात करो हमसे, तो उसके लिए वो भी एक ब्लैंक मैसेज भेजता है, ब्लैंक बट एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन मैसेज भेजता है, जिससे कि ओरिजिनल सेंडर को पता चल जाता है कि हाँ भाई अभी है, ठीक है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात कर सकते हैं। तो ये पर्पज हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी दूसरा जो चीज होता है फेल ओवर के लिए। अब देखो फेल ओवर भी तो तभी होगा ना जब हमें पता होगा कि हम जिस पार्टी के भरोसे हम गिरने जा रहे हैं, हम डूबने जा रहे हैं, वो है भी हमारे को मतलब हमारा जो भी कुछ है उसको संभालने के लिए। तो यहाँ कीप अलाइव मैसेज का रोल आता है। फेल ओवर होने से पहले कीप अलाइव मैसेज भेजकर ये कंफर्म कर लिया जाता है कि हाँ भाई जो दूसरा वाला पार्टी है, दूसरा वाला जो पीयर है वो अप एंड रनिंग है, हम फेल ओवर कर सकते हैं। अगर कीप अलाइव नहीं होता तो हम किसके भरोसे फेल ओवर करते और कहाँ करते, ठीक है। पता चला वो एक डेड पीयर पड़ा हुआ है, उसी के ऊपर फेल ओवर कर दिया, हम चले गए अपने मेंटेनेंस विंडो में, यहाँ भी सब डब्बा गोल, वहां पे वो डेड था उसका भी डब्बा गोल, चल गया प्रोडक्शन, ठीक है। तो ऐसा ना हो इसकी वजह से ये कीप अलाइव मैसेज टाइम टाइम पे भेजना जरूरी है, पता चलते रहना चाहिए कि हाँ भाई दूसरा पीयर है, वी कैन ट्रस्ट है, ठीक है। लेकिन ये जो कीप अलाइव मैसेजेस होते हैं ये कोई सिक्योर नहीं होते हैं, ठीक है, और सिक्योर रहने के लिए इनके अंदर ऐसा कुछ होता भी नहीं है, ये कोई प्रोटेक्टेड डेटा होता नहीं, नॉर्मल हाई हेलो ही तो होता है। हाई हेलो को प्रोटेक्ट करके करोगे क्या, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं होता है, सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि दूसरा वाला पीयर अप और रनिंग है कि नहीं है। इसी वजह से ना एनक्रिप्टेड होते हैं ना सिक्योर्ड होते हैं, वायरशार्क में बड़े आराम से देखे जाते हैं, कोई देख भी लेगा तो क्या उखाड़ लेगा, कुछ खास नहीं होता। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज तक के लिए यहीं पर, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करी है वो आपके काम आएगी, और अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। अगले किसी कंटेंट के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आपका टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच, यू हैव अ ग्रेट डे हेड।